स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एग्रीकल्चर में जो सब्जेक्ट होता है वो स्कोप की वजह से अगर देखें, स्कोप की दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। पढ़ने की दृष्टि से देखें तो बहुत ही रुचिकर सब्जेक्ट है। आज हमें इस एग्रीकल्चर की जो क्लास होगी उसमें जो एग्रीकल्चर शब्द जो है, कृषि विज्ञान जो है वो क्या चीज़ होती है, इसका क्या फ़ायदा है, कौन कौन से क्षेत्रों में अपन इसमें काम कर सकते हैं, कृषि जो है वो किसका इतिहास है, कृषि विज्ञान में कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, कृषि विज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, किसके बारे में जाना जाता है। तो ये सारी की सारी चर्चा जो है हम क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अपने भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं और महत्वाकांक्षी, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। ध्यान से पढ़ोगे अच्छा समझ में आएगा। सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही सरल और रुचिकर है। लगातार क्लास लेने के लिए जो हमारे YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहिए ताकि डेली आप जो क्लास है वो पढ़ सको। तो टॉपिक स्टार्ट करें कृषि वाला। कृषि हमारा भारतीय कृषि का इतिहास और शाखाएं, तो इतिहास बाद में पढ़ेंगे। पहले ये जो कृषि शब्द जो अपन पढ़ रहे हैं, कृषि विज्ञान भी अपन पढ़ रहे हैं, तो कृषि शब्द का अर्थ क्या होता है। कृषि शब्द का अर्थ जो है वो होता है जुताई करना, या अपन नॉर्मली बोलते हैं खेती करना। कृषि जो शब्द है वो ये संस्कृत भाषा होती है। संस्कृत भाषा के अंदर एक धातु लगती है कृष धातु। कौन सा धातु? कृष धातु से बना। कृषि जो शब्द है ये किससे बना है? संस्कृत भाषा का एक शब्द है कृष। इस कृष धातु से ही कृषि का उद्भव हुआ है। इस कृष का अर्थ क्या होता है? खींचना, जिसका अर्थ है खींचना या आकर्षित करना या प्राप्त करना। ठीक है। कृषि जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का कौन सा धातु है? कृष धातु से बना है। कौन सा शब्द? कृषि शब्द। इस कृष धातु का अर्थ क्या होता है? खींचना, आकर्षित करना या प्राप्त करना। ठीक है। अब इस कृषि का शाब्दिक अर्थ हम वो बात करें कि खींचना, इसको खींचेंगे, आकर्षित करना, इसको आकर्षित करेंगे, प्राप्त करना, इसको प्राप्त करना। तो कृषि शब्द का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है इस धातु के हिसाब से, तो वो होता है जुताई करके प्राप्त करना। क्या होता है शाब्दिक अर्थ? शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है जुताई करके प्राप्त करना। जुताई करके प्राप्त। ठीक है। शाब्दिक अर्थ क्या होगा इसका? जुताई करके प्राप्त करना। ये था सामान्य शब्द की परिभाषा। इसकी कृषि शब्द की सामान्य शब्द की परिभाषा, शाब्दिक परिभाषा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का शाब्दिक अर्थ हम देखें तो एग्रीकल्चर जो है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। एक होता है एग्री या एग्रो प्लस कल्चर। एक भाषा का शब्द है कल्चर। एग्रो का अर्थ होता है मृदा और कल्चर का अर्थ होता है जुताई करना। ठीक है। तो मृदा में जुताई करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। ये था इसका शाब्दिक अर्थ। इसकी पूरी परिभाषा हम जाने तो परिभाषा क्या हो? परिभाषा अपने मृदा में जुताई कर रहे हैं, मृदा में जुताई करके अपन प्राप्त कर रहे हैं, खींच रहे हैं या आकर्षित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये सारा काम जो है वो कृषि कार्य है वो क्यों किया जाता है? इसका जो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अपन जो हमारे जीवन निर्वाह है या हमारा जो आर्थिक उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने के लिए अपन खेती कार्य करते हैं। इसमें पशुपालन आ गया, मछली पालन आ गया, या
खेती का जो कार्य है वो आ गया, फसल उत्पादन आ गया। तो ये सारे के सारे जो कार्य हैं इसमें आते हैं, कृषि में आते हैं। तो साथ ही परिभाषा क्या होगी इसकी, जीवन निर्वाह एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु फसल उत्पादन पहला काम, पशुपालन, मत्स्य पालन या मछली पालन एवं वानिकी कार्य क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। जीवन निर्वाह और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और जो वानिकी कार्य है वो संयुक्त रूप से किसमें आ गए, कृषि कार्य में आते हैं। ये थी इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या हुई, जीवन निर्वाह, जीवन यापन के लिए और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी जो क्रिया है कार्य है कृषि में समाहित है, कृषि कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई, शाब्दिक अर्थ हो गया। अब अगर बात करें टॉपिक पे आए, भारतीय कृषि का इतिहास क्या है। भारतीय कृषि का इतिहास, भारतीय कृषि का इतिहास। अपन किसी को पूछे तो अपने को ये बताते हैं कि जो कृषि कार्य है, जो खेती का जो कार्य है वो प्राचीन समय से चलता है, बहुत प्राचीन समय से चलता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो दार्शनिक था डॉक्टर एम.एस. रंधावा, उसने एक किताब लिखी भारतीय कृषि का इतिहास। उससे सारे इतिहास का वर्णन किया गया, किस प्रकार से हमारे भारत के अंदर जो कृषि कार्य है वो किया गया, किस प्रकार से इसमें परिवर्तन आया, ये सारे जो कृषि कार्य है वो क्यों प्रचलित हुए, किस प्रकार से उनका विकास हुआ। तो एक बुक है डॉक्टर एम.एस. रंधावा, उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था भारत में कृषि का इतिहास। ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में वर्णन मिलता है भारत में कृषि के लिए कि भारत में किस प्रकार से कृषि का उद्भव हुआ। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि लगभग सन 1899 या 1900 के लगभग 1899 या से 1900 के लगभग भारत में क्या पड़ा, अकाल पड़ा। क्या पड़ा, अकाल। अब समस्या ये आ गई कि अकाल पड़ने के दौरान जो लोग थे उनको खाने के लाले पड़ गए, उनको विभिन्न जो आर्थिक विषय थे, जीवन यापन करने के लिए जो सामान चाहिए, जो आवश्यकताएं थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, लुप्त होने लग गई। उनके सामने बड़ी समस्या आने लगी। तो लोगों ने या जो दार्शनिक तो वैज्ञानिक जो थे वो इस क्षेत्र को जांचना परखना शुरू कर दिया कि किस प्रकार से ऐसे कौन से कार्य करे जाएं ताकि जो ग्रीष्मकाल जो पड़ा हुआ है, जो खाने के लाले जो पड़ रहे हैं, उससे निजात मिल सके। तो इसके लिए सन 1904 में कृषि अनुसंधान संस्थान का निर्माण किया गया या भारतीय कृषि बोर्ड का निर्माण किया गया। भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई। इस अकाल को देखते हुए सन 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई ताकि इसके लिए ये जो क्षेत्र है, कृषि जो क्षेत्र है, इसमें अग्रिम जो कार्य है वो किया जा सके, अनुसंधान किया जा सके। फिर सन 1905 में जो बिहार राज्य पड़ता है, बिहार
राज्य कि दरभंगा जिला पड़ता है, दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे ये प्रयोगशाला बनाई गई, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बनाई गई, जिसका नाम फिक्स रखा गया। क्या कहा गया? PUSA की स्थापना। ये प्रयोगशाला का नाम है PUSA, प्रयोगशाला बनाएगी। इस प्रयोगशाला का जो नाम है वो क्या रखा गया? उसको बाद में क्या किया गया? हिट्स ऑफ USA, क्या नाम दिया गया? जो 1905 में जो बिहार राज्य है उसके दरभंगा जो जिला है, उस जिले में गंडक नदी के किनारे एक प्रयोगशाला बनाएगी। इसके लिए कृषि अनुसंधान कार्य करने के लिए, जिसको बाद में क्या कहा गया? हिट्स ऑफ USA, PUS। फिर 1911 के अंदर यही जो दूसरा जो है USA जो है उसको क्या नाम दिया गया? ICAR। 1911 में इसे ICAR पूरा नाम है इंपीरियल इंस्टीट्यूट Institute of Agriculture Research, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR नाम दिया गया, इसको CPUSA। ठीक है। अब इस जो संस्था थी, इस संस्था में काम चल रहा था, विभिन्न शोध कार्य जो किए जा रहे थे। इसमें कीट विज्ञान है, कवक विज्ञान है, इन सभी जो शाखाएं जो है उन शाखाओं का अध्ययन किया जा रहा था इसमें ICAR में। लेकिन अचानक 7 नवंबर 1956 ये जो गंडक नदी थी, गंडक नदी में अचानक बाढ़ आने से जो PUSA जो संस्था है दूसरा जो है वो क्या हो गई? क्षतिग्रस्त। अब इस क्षतिग्रस्त हो गई, वहां पर ये जो कार्य है वो नहीं किया जा सकता। तो ये जो PUSA है, PUSA ये जो USA को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। ठीक है। क्षतिग्रस्त हो गई तो वहां पर निर्माण कार्य वो नहीं किया, जो शोध कार्य है वो नहीं किया जा सकता, और हो सकता है ये आने वाला जो समय है उसमें भी नुकसान हो सके। तो ये जो संस्था है PUSA, इसको कहां शिफ्ट कर दिया गया? दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया, और भारतीय कृषि अनुसंधान उसको नाम में दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसको नाम दे दिया। इसको PUSA तो पहले नदी के किनारे थी PUSA, फिर जो PUSA उसको जब दिल्ली शिफ्ट किया गया तो उसका नाम कर दिया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है। अब दिल्ली के अंदर इसमें विभिन्न रिसर्च होने लग गए, कार्य करने लग गया, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि हुई तो लोगों के सामने जो समस्या ये थी कि भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, जो खाद्यान्न जो सामग्रियां हैं वो किस प्रकार से उपलब्ध करवाई जा सके। तो इस क्षेत्र में 2 वैज्ञानिक थे, एक था PM पॉल और एक था डॉक्टर MS स्वामीनाथन।
डॉक्टर 1960 में डॉक्टर BF पाल, डॉक्टर BF पाल व डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने कार्य का क्या किया, नेतृत्व किया और क्या कहा कि किस प्रकार से ऐसे कार्य करें ताकि जो भारत है वो खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। तभी इनके संपर्क में डॉक्टर ई नॉर्मन बोरलॉग आए लगभग 1963 में। कब? 1963 में नॉर्मन ई नॉर्मन बोरलॉग भारत भ्रमण पर आए, ठीक है। अब इनके संपर्क में कौन आ गए? डॉक्टर BF पाल और डॉक्टर MS स्वामीनाथन। किसके संपर्क में? डॉक्टर ई नॉर्मन बोरलॉग के संपर्क में आ गए। ये अपनी समस्या बताई तो ई नॉर्मन बोरलॉग जो था इसने क्या किया, बोने गेहूं की प्रजाति भारत में विकसित करी और इसीलिए जो बोने गेहूं का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? ई नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। इस ई नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर डॉक्टर BF पाल और डॉक्टर MS स्वामीनाथन दोनों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया और भारत के अंदर हरित क्रांति का उद्भव हुआ। इसका हरित क्रांति का उद्भव कब हुआ? 1963 में, ठीक है। अब जब 1963 में इसका उद्भव हुआ तो धीरे धीरे जो भारत था वो खाद्यान्न के मामले में, क्योंकि गेहूं की जो प्रजाति है वो विकसित होती गई, तो गेहूं जो खाद्यान्न के मामले में भारत जो था वो धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनता गया। और इसी के लिए डॉक्टर जो MS स्वामीनाथन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपन देखें तो जो भारत का जो कृषि इतिहास है वो बहुत ही पुराना, बहुत ही लंबा रहा है। सात्विक जो अर्थ है वो अपने पढ़ लिया कि इसका जो सात्विक अर्थ जो है वो किस धातु से बना है। इसका अर्थ होता है खींचना, आकर्षित करना या प्राप्त करना। सात्विक अर्थ कृषि शब्द का देखें तो होता है जुताई करके प्राप्त करना। एग्रीकल्चर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एग्रो प्लस कल्चर। एग्रो का मतलब मृदा और कल्चर का मतलब है जुताई करना, यानी कि मृदा में जुताई करना। सात्विक अर्थ क्या हो गया? मृदा में जुताई करना, मृदा में जुताई करना, ये इसका सात्विक अर्थ हो गया, ठीक है। परिभाषा हमने पढ़ी कि जीवन निर्वाह एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी जैसे कार्य हैं वो कृषि में शामिल किए गए। बात करें अपन इसके जो पाठ का जो नाम है भारतीय कृषि का इतिहास, उस पे आ रहे हैं तो डॉक्टर MS संधवा जो बुक है भारत में कृषि का इतिहास, इसमें भारतीय कृषि का वर्णन हमें मिलता है। शुरू में जब इसके बारे में ध्यान दिया गया तो सन 1899 में भारत के अंदर भीषण अकाल पड़ा, लोगों के सामने खाने की समस्या आने लग गई, खाने के लाले पड़ गए। इस क्षेत्र की ओर चिंतित होने के बाद में सन 1904 में
भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की कि कुछ लोग समिति बनाएगी और उस ये जो समिति जो है वो इस कार्य क्षेत्र के अंदर कार्य करेगी। इसके लिए आगे कार्य करने के लिए सन 1905 में बिहार राज्य के दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे एक प्रयोगशाला बनाएगी जिसका नाम रखा गया पूसा, PUSA। इसका बाद में क्या नाम दिया गया, PIPS ऑफ USA। ये जो PIPS ऑफ USA जो है पूसा जो है वो 1911 में से ICAR इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना लगा। लेकिन ऐसे जब कार्य चल रहे थे जो संस्था थी ICAR, इसके जब कार्य प्रगति में था, अनुसंधान शोध कार्य किए जा रहे थे, तभी अचानक से 7 नवंबर 1956 को गंडक नदी थी उसमें भयंकर बाढ़ आ गई और बाढ़ जो है वो आने से जलस्तर बढ़ने से उसी के पास बसी PUSA का कुछ हिस्सा या लगभग जो हिस्सा था वो नदी के साथ बह गया, क्षतिग्रस्त हो गया। तो इससे बचने के लिए या लंबे समय तक ये कार्य करने के लिए ये जो PUSA जो है पूसा जो है जो गंडक नदी के किनारे थी उसको वहां से स्थानांतरित करके और दिल्ली के अंदर उसको शिफ्ट कर दिया गया और दिल्ली के अंदर उसका नाम रख दिया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। अब कार्य कंप्लीट हो चुका था, प्रयोगशाला जो है वो स्थापित हो चुकी थी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हो चुकी थी। फिर समस्या ये आई कि खाद्यान्न की पूर्ति कैसे की जाए। तो 1960 में BF पॉल और डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने इस कार्य का नेतृत्व लेते हुए निर्देशन के अंदर कार्य किया गया। और ये जो लोग थे जब 1963 में नॉर्मन बोलो जिसको बोने गेहूं की जाति का जनक कहा जाता है, बोने गेहूं का जनक कहा जाता है, वो इनके संपर्क में आया और उन्होंने उपाय सुझाया कि ये जो गेहूं की प्रजाति है यदि आप इसको भारत में विकसित कर पाते हो तो आपकी जो खाद्यान्न की पूर्ति है वो कंप्लीट हो सकती है, पूरी हो सकती है, आप खुद आत्मनिर्भर बन सकते हो, विदेशों से आपको ये जो आयात है खाद्यान्न का वो नहीं करना पड़ेगा। तभी जो ये पॉल है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, ये जो लोग है, ये सभी ने मिलकर गेहूं के ऊपर कार्य करना शुरू कर दिया। गेहूं की जो गेहूं की जो प्रजाति है उसको विकसित करना प्रारंभ कर दिया। तो तभी 1963 के अंदर हरित क्रांति का उद्भव हुआ और लगातार इस क्षेत्र में कार्य करते हुए भारत जो है वो स्वयं खाद्यान्न के लिए आत्मनिर्भर बनता गया। अत्यधिक योगदान देने के कारण ही डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाने लगा। ये था इस प्रकार से भारतीय कृषि का इतिहास। ठीक है, आज आपकी पहली क्लास है, इसमें हमने कृषि जो शब्द होता है उसके बारे में जाना, भारत में इसका किस प्रकार से इतिहास है इसके बारे में जाना। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कृषि जो है उसकी शाखाएं कौन कौन सी है और कौन कौन से क्षेत्रों में हम इसके बारे में जो है वो कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। एक दिन यदि आपके कम समझ में आ रहा है तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और डेली आपको एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और रोजाना क्लास होगी तो धीरे धीरे बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है, आपको पढ़ने में आनंद आएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।